अपने पिछले 20 मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 5 ही मैचेस जीत पाई है और साल 2021 से वो 4 बार बॉटम पे फिनिश करी है। इवन रिसेंटली 2026 के आईपीएल में वो अपने खेले गए तीनों मैचेस बहुत एम्बैरेसिंग वे में हारी है। जो टीम एक टाइम पे डोमिनेट किया करती थी और 17 सीजन में 10 बार फाइनल खेली थी और 5 बार आईपीएल ट्रॉफी को जीत चुकी थी, वो आज के टाइम में अपनी इज्जत बचाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। जिस टीम में एमएस धोनी, सुरेश रैना, शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसी, माइकल हसी, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर जैसे लेजेंड्स खेले हो, वो टीम ना तो अब अच्छा टोटल बना पा रही है और चेस करते हुए भी बुरे तरीके से चोक कर रही है। चेप ऑफ ग्राउंड जिसे सीएसके की फोर्ट्रेस कहते थे, जहां पे टीम्स का जीतना बहुत मुश्किल होता था, वहां पे भी कई टीम्स जीतती जा रही है। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि 2021 और 23 में ट्रॉफी जीतने के बावजूद भी मैनेजमेंट इतने खराब डिसीजंस ले रही है? टीम का कोर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। टीम अपने ओजी प्लेयर्स से ज्यादा अपने न्यू यंगस्टर्स पे ध्यान दे रही है और उनसे रिजल्ट्स कुछ खास नहीं मिल रहे। चलो बात करते हैं इसी के बारे में और समझते हैं द डाउनफॉल ऑफ सीएसके इन रीसेंट ईयर्स। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 से, जब सीएसके 2 साल के बैन के बाद फाइनली आईपीएल में कमबैक करती है। सीएसके ने आते ही अपने 3 प्लेयर्स ऑलरेडी पिक कर लिए थे और वो थे 15 करोड़ में कैप्टन एमएस धोनी, 11 करोड़ में सुरेश रैना और 7 करोड़ में रविंद्र जडेजा। और फिर ऑक्शन में वो 47 करोड़ के पर्स के साथ उतरते हैं, जहां वो स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली स्मॉल नेम्स बट बिग इंपैक्ट वाले प्लेयर्स उठा लेते हैं। सबसे पहले शेन वॉटसन, जो कि 2016 और 2017 में आरसीबी के लिए पुअर परफॉर्मेंस देकर आ रहे थे, उनको सीएसके 4 करोड़ के प्राइस में ले लेती है। डीजे ब्रावो को 6.4 करोड़, फाफ डु प्लेसी को 2 करोड़, इमरान ताहिर को 1 करोड़ और दीपक चाहर को 80 लाख में टीम में ले लेते हैं। और ऐसे सीएसके तैयार करती है अपने 25 प्लेयर की स्क्वाड को और स्टार्ट करती है अपने 2018 के आईपीएल सीजन को। बिकॉज जो इनके मैक्सिमम प्लेयर्स थे वो 30 प्लस के थे, जिस वजह से इस टीम को डैडीज आर्मी कह के भी ट्रोल किया जा रहा था। बट इस सीजन में उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। एज अपने पहले ही मैच में एमआई के अगेंस्ट सीएसके ने दिखा दिया था कि इस टीम ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जब एमआई के 166 के टारगेट को ब्रावो के 68 रन्स ऑफ 30 बॉल्स और केदार जाधव के वो लास्ट बॉल पे विनिंग शॉट से सीएसके की टीम एमआई को पहले ही मैच में हरा देती है। और इसी के साथ सीएसके इसी अच्छी फॉर्म को पूरे सीजन में कंटिन्यू रखती है। एज वो ग्रुप स्टेज के एंड में सेकंड पोजीशन पे फिनिश करती है, जहां उन्होंने 14 मैचेस में 9 मैचेस जीते थे। और क्वालिफायर 1 में एसआरएच को फेस करती है सीएसके की टीम, जहां पे सीएसके जीत जाती है। एंड फिर फाइनल में भी फिर से उनका सामना होता है एसआरएच से, जो कि एक थ्रिलिंग मैच साबित होता है। एंड सीएसके उस मैच को 8 विकेट से जीत जाती है, जहां पे शेन वॉटसन मारते हैं 170 नॉट आउट की नॉक। अब उनका ये सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके आज के डाउनफॉल को समझने के लिए, क्योंकि इस टीम में वो सारी चीजें थी जो कि अब सीएसके लैक कर रही है। आज सीएसके की इस टूर्नामेंट में कोर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, टीम में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे और यंग प्लेयर भी, एंड जो बैलेंस था टीम का वो बहुत अच्छा था। एंड सिमिलर चीज कंटिन्यू होती है 2019 के आईपीएल में भी, जहां एक बार फिर से सीएसके की टीम फाइनल में जगह बनाती है। ऑल्दो वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते, लेकिन उनकी जो टीम थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो आगे जाके भी और ट्रॉफीज जीत पाते। बट यहाँ पर टीम का एज फैक्टर भी था जो कि उनको रोक रहा था। एज आई सेड, 2018 में जब उन्होंने टीम बनाई थी, उनके मैक्सिमम प्लेयर्स 30 प्लस के थे, जिस वजह से काफी सारे प्लेयर्स टीम से हट गए, कुछ रिटायर हो गए, जिस वजह से टीम धीरे धीरे थोड़ी वीक होती जा रही थी। फिर आता है 2020, जहां पे ये सारी चीजें फॉल आउट करने लगती है, क्योंकि उस साल सीएसके बॉटम 2 पे फिनिश करती है। पर आखिर क्यों? क्योंकि पिछले 2 सीजन तो उनके बढ़िया जा रहे थे। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि एक तो गेम इंडिया से शिफ्ट होकर यूएई में खेला जा रहा था ड्यू टू द पैंडेमिक। ऑल्दो फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल इंडिया में ही खेला गया था, जिसमें से 7 खेले गए मैचेस में सीएसके की टीम 5 मैचेस जीती थी और वो उस टाइम पे टॉप 2 में भी थी। लेकिन जब सेकेंड हाफ यूएई में खेला गया तो सीएसके की परफॉर्मेंस पूरी गिर गई, जहां उन्होंने अगले 7 मैचेस में यूएई के पिच पे सिर्फ एक ही मैच जीता, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। एंड अब तक के सीएसके की पूरी हिस्ट्री में ये उनका वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था। खैर, इस चीज को पीछे छोड़ के अगले साल के लिए सीएसके रेडी हो गई एंड इस बार भी पैंडेमिक की वजह से आईपीएल यूएई में शिफ्ट हुआ था, जहां 14 मैचेस में सीएसके की टीम 9 मैचेस जीतकर सेकंड नंबर पे फिनिश करती है और क्वालिफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को हरा के वो फाइनल में जाती है, जहां उनका मुकाबला होता है केकेआर से। और उस फाइनल मैच का डोमिनेशन हम सबको पता है, और जैसा डोमिनेशन इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में किया था, ये फाइनल में भी कंटिन्यू रखती है केकेआर के खिलाफ और जीत जाती है अपनी 4थी आईपीएल ट्रॉफी। अब इस पॉइंट तक ये क्लियर हो चुका था कि एमएस धोनी आगे आने वाले सालों में कैप्टनसी नहीं करेंगे एंड टीम को अब एक सक्सेसर की नीड है, जिसकी वजह से 2022 में फ्यूचर को देखते हुए कैप्टन बनाया जाता है सर रविंद्र जडेजा को। लेकिन उनकी पुअर कैप्टनसी के चलते उनकी कैप्टनसी को बिना कुछ बोले मिड सीजन ही सैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये रूमर्स भी चले थे कि जडेजा एंड सीएसके मैनेजमेंट के रिलेशंस अच्छे नहीं है, जो कि काफी हद तक सच भी लगता है, क्योंकि जडेजा सीएसके की मैनेजमेंट से खुश तो नहीं थे। अब यहाँ पे एक रोल आता है सीएसके के फैन बेस का भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब सीएसके बैटिंग करती थी तो रविंद्र जडेजा एमएस धोनी के पहले बैटिंग करने आते थे एंड लिटरली फैंस चीयर करते थे
रविंद्र जडेजा को आउट होने के लिए, जिससे वो एमएस धोनी को बैटिंग करते हुए देख पाया। ऑल्दो ये चीज आगे भी कंटिन्यू हुई, बट 2022 में वो कैप्टन थे, जिस वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था, और ऊपर से पुअर कैप्टनसी, ये सब रीजंस बने होंगे इस पूरे सैक करने के। एंड मिड सीजन ही कैप्टन बनते एमएस धोनी, जो कि इस टीम को ज्यादा नहीं बचा पाते, क्योंकि उस सीजन में सीएसके की टीम सेकंड लास्ट पे फिनिश करती है, एंड ये उनकी हिस्ट्री का सेकंड वर्स्ट सीजन बन चुका था। फिर 2023 में एक बार फिर से कैप्टनसी मिलती है एमएस धोनी को, जो कि सीएसके को वापस से टॉप 2 में ले जाते हैं और फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करवा देते हैं, जो कि था डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ। और एक लास्ट बॉल थ्रिलर मैच में जडेजा अपनी टीम को मैच जितवाते हैं और सीएसके 5वीं आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करती है। अब इस पॉइंट तक सब कुछ पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। सीएसके मुंबई की तरह 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी थी, उनका डोमिनेशन बरकरार था, जो 2 लो सीजन हुए थे उसको इस एक सीजन ने इक्वल कर दिया था। बट यहाँ पे एक इशू ये था कि सीएसके को अब भी एक फ्यूचर सक्सेसर चाहिए था, एक लीडर चाहिए था जो कि टीम की कैप्टनसी भी करे और लीड भी करे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी एमएस धोनी पे ओवर डिपेंड हो रहे हो, एंड वो ज्यादा टाइम तक नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ हिज एज फैक्टर। एंड इसी के साथ साथ सीएसके में और भी चेंजेस हो रहे थे, कुछ प्लेयर्स आ रहे थे, कुछ प्लेयर्स जा रहे थे, बट टीम का जो कोर स्ट्रेंथ था वो अब तक ठीक था। लेकिन 2024 के अराउंड चीजें थोड़ी बदलती है, जब सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कैप्टन सेलेक्ट करती है। एंड इस सीजन सब कुछ काफी सही जा रहा होता है, एज 11 मैचेस में सीएसके 6 मैचेस को जीत जाती है, और यहाँ पर यह लग रहा था कि इस बार भी इजी क्वालिफिकेशन हो जाएगा प्लेऑफ के लिए। पर जो 3 मैचेस बचे थे वो थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ और गुजरात लायंस के खिलाफ, जहां पर जीटी और आरसीबी तो कुछ अलग ही सोच के आई थी। एस जीटी वाले मैच में शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों 100 मार के जीटी को 231 के टोटल तक ले जाते हैं और सीएसके को उस मैच में 35 रन से हरा देते हैं। और अब सीएसके को अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतने थे क्वालिफाई करने के लिए, ऑल्दो वो आरआर से इजीली जीत जाते हैं। पर सीएसके के खिलाफ जो मैच हुआ 18 मई 2024 को, उसमें कंडीशन ये थी कि अगर सीएसके 17 रन से भी हारती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि आरसीबी को 18 रन से जीतना था अपना नेट रन रेट अच्छा करने के लिए, जिससे वो क्वालिफाई कर पाए। इस मैच में आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए सीएसके को 218 रन का टारगेट दे देती है, जिसमें अगर सीएसके 200 रन भी बना लेती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन वो लास्ट ओवर का ड्रामा, एमएस धोनी का वो 110 मीटर का 6 और उसके बाद उनका डीप स्क्वायर लेग पे कैच हो जाना, एंड फिर उसके बाद यश दयाल की वो 2 डॉट बॉल जड्डू के सामने, एंड फिर वो सेलिब्रेशन और वो सीएसके आरसीबी का हाथ ना मिलाना। ये एक सिंगल मैच इस पूरे आईपीएल की एक बड़ी हाईलाइट बन गया, और यहां से फिर सीएसके का बुरा टाइम शुरू हो गया, एज ऑलरेडी इस मैच को हार के बाहर हो चुके थे, एंड सभी लोग इस पूरी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कैप्टन ऋतुराज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और साथ में एमएस धोनी, जडेजा जैसे सीनियर प्लेयर्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड ये इनफ नहीं था, क्योंकि 2025 में इनका होम ग्राउंड यानी कि चेपॉक, जिसको इन्होंने फोर्ट्रेस बना रखा था, अब उस पे भी ये टीम हारने वाली थी। पहले आरसीबी सीएसके को 16 साल 311 दिन के बाद पहली बार हराती है, और वो भी छोटी मोटी हार नहीं, 50 रन की एक बड़ी हार से। और उसके बाद जो भी टीम इस फोर्ट्रेस में आ रही थी वो सीएसके को ह्यूमिलेटिंग वे में हरा के जा रही थी। केकेआर 8 विकेट से, दिल्ली कैपिटल्स 25 रन से, पंजाब किंग 4 विकेट से, और हिस्ट्री में पहली बार एसआरएच ने सीएसके को चेन्नई में हराया था, वो भी 5 विकेट से। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि 2021 और 23 में भी इन्होंने ट्रॉफी जीती थी, लेकिन 2025 में हाल इतने खराब क्यों हो गए? तो इनका मेन रीजन है इनकंसिस्टेंट बैटिंग और इनकी बॉलिंग का क्लिक ना करना, और उससे भी बड़ा रीजन है इनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ का मिड सीजन में इंजर्ड हो जाना। सब गलत चीजें इस टीम के साथ एक ही साथ हो रही थी, एंड इसलिए इस साल आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार सीएसके बॉटम पे फिनिश करती है, लिटरली नंबर 10 पर। जो टीम एक टाइम पे नंबर 1 या नंबर 2 के अलावा कोई स्पॉट ढूंढती नहीं थी, वो नंबर 10 पे फिनिश करती है। एंड एक वर्स्ट सीजन के बाद सीएसके सबको, लिटरली सबको रिलीज कर देती है। जहां इस पॉइंट पे उन्हें अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए था, वहां वो पथिराना, कॉनवे, रचिन, इन सबको रिलीज कर देती है। एंड फिर ऑक्शन में भी गलती करती है, एज इंस्टेड ऑफ बाइंग प्लेयर्स लाइक फिन एलन, टिम साइफर्ट, लुंगी एनगिडी, सीएसके खरीदती है प्लेयर्स लाइक ओवरटन, राहुल चाहर, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट और 2 यंगस्टर्स को 14 करोड़ के प्राइस में, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। ऑल्दो यंग प्लेयर्स को टीम में लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी कोर ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही आपके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स बचे हैं जो कि टीम को आगे बढ़ा पाए, और आप यंगस्टर्स पे इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो। वेरी वियर्ड चॉइस फ्रॉम देम। हालांकि इस ब्लेंडर से पहले भी एक ब्लेंडर इन्होंने ऑलरेडी ऑक्शन में कर दिया था, एज सीएसके ने सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा एंड सैम करन को ट्रेड कर लिया था राजस्थान रॉयल्स से। 2 प्लेयर्स जो इस टीम के पॉजिटिव्स थे, उन्हीं को इन्होंने
इन्होंने ट्रेड कर दिया था। एंड हाँ, इस सीजन में भी इनकी चीजें इंप्रूव होना बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि एक तो इन्होंने अपने पूरे कोर को बदला है न्यू प्लेयर्स और यंगस्टर्स से, और दूसरा इनकी जो ओवर डिपेंडेंसी है एमएस धोनी के ऊपर, वो राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में एक्सपोज हो गई, जिस तरीके से इस टीम ने फेल किया उस मैच में। और अगर मैं एमएस धोनी को भी सीएसके की इस खराब फॉर्म के कंटेक्स्ट से साइड कर दूं, तब भी सीएसके इन मैचेस को जरूर हारती, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एमएस धोनी भी ज्यादा से ज्यादा आपका कोलैप्स ही बचा सकते थे और एक एंड से खड़े रह सकते थे मैच में रन्स बनाने के लिए, और वो आपका मैक्सिमम स्कोर 100 प्लस ले जाते। लेकिन फिर जैसे सीएसके का बॉलिंग लाइनअप है, उस पे क्या आप लोग 210 या 220 भी डिफेंड कर पाते? ऑफ कोर्स उस दिन पिच बॉलिंग फ्रेंडली थी, पर आप उसी पिच पे वैभव से 15 बॉल 50 खा गए और राजस्थान से 12.1 ओवर्स में ही मैच को हार गए, और पहले मैच में आपकी पूरी मेगा ऑक्शन की स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो गई, और ये प्रूव हो गया कि जो आपने मेगा ऑक्शन में काम किया है वो कितना बड़ा फेलियर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, वो तो परफॉर्म कर ही नहीं पाए। और अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीएसके अपने 3 मैचेस को हार चुकी है और अब तक कार्तिक शर्मा की तरफ से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। ऑल्दो प्रशांत वीर ने आरसीबी वाले मैच में 43 रन जरूर स्कोर करे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सीएसके की दो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर की साइड से अब तक कुछ खास देखने को नहीं मिला है जो इनकी प्री आईपीएल वाली हाइप को जस्टिफाई कर पाए। अब ऑफ कोर्स ये बहुत अर्ली होगा उनकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, लेकिन अगर मैं इन दोनों को भी साइड कर दूं तो टीम की साइड से वो खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ना वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर संजू सैमसन और शिवम दुबे की साइड से, ना टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ की साइड से। ऑल्दो कंसिस्टेंटली सरफराज थोड़े-थोड़े रन्स बना रहे एंड आयुष महात्रे ने भी एक मैच में स्कोर किया था, बट ये टीम वो नहीं लग रही जिस डोमिनेशन के लिए पहले जानी जाती थी। फिर दूसरा मैच होता है पंजाब के खिलाफ, उसमें आपके होम ग्राउंड पे ये मैच था और इसमें भी आपने स्लो स्टार्ट करी। हालांकि आयुष महात्रे और शिवम दुबे के चलते आप लोग 200 पार कर लेते हो, लेकिन फिर भी वही वीक बॉलिंग एंड पुअर कैप्टनसी के चलते आप एक बार फिर से हार जाते हो। कैसे डिसीजंस ले रहे ऋतुराज गायकवाड़, ऐसा लग रहा था कि वो इतने क्लूलेस है कि वो बस एक फील्डर है, ना कि कोई कैप्टन। ना ही वो अपने बॉलर्स के पास जा रहे हैं उनको कुछ बताने, टिप्स देने कि क्या डालना है और क्या सही कर सकते हो। ना ही वो अपने सबसे महंगे प्लेयर प्रशांत वीर को एक भी ओवर दे रहे हैं, जबकि आपके नूर अहमद 3 ओवर में 34 रन ऑलरेडी खा चुके थे। लेकिन पता नहीं इतनी क्लूलेस कैप्टनसी वो क्यों कर रहे हैं। इतनी तो रिंकू सिंह ने एज अ स्टैंड बाय कैप्टन नहीं करी थी मुंबई इंडियंस के मैच में, और ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके की लेगेसी को अच्छा करने की बजाय बेकार कर रहे हैं। और फिर थर्ड मैच होता है आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी ग्राउंड में, और इस मैच के बाद पता चल जाता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी कितनी क्लूलेस है और सीएसके की बॉलिंग कितनी खराब है इस सीजन में। एज इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन का पहला टॉस जीतते हैं और पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करते हैं, और स्टार्टिंग में तो बॉलर्स को काफी अच्छी हेल्प मिलती है, इतनी कि आरसीबी 6 ओवर्स में 51 फॉर 1 पर थी, एंड इवन एट द एंड ऑफ 15 ओवर्स आरसीबी वाज एट 153 फॉर 3। लेकिन फिर वहां से शुरू होता है आरसीबी के प्लेयर्स का क्लच और सीएसके की बॉलिंग की रियलिटी, और आरसीबी बना देती है 20 ओवर के एंड में 250 रन। और जब सीएसके इस टारगेट को चेस करने आती है तो इसको बताने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। आप एक बार स्कोर कार्ड खुद देख लो और आप ये बताओ कि ये वही टीम है क्या जो कुछ साल पहले लगातार फाइनल्स में जा रही थी, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही थी और ट्रॉफी भी जीत रही थी। जो लेगेसी एमएस धोनी ने बिल्ड करी थी अपने कोर प्लेयर्स के साथ, वो खत्म हो चुकी है और उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। सबसे पहले तो टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, जो कि 7 रन बना के थाला को ट्रिब्यूट देने निकल जाते हैं। फिर संजू सैमसन वही सिंगल डिजिट स्कोर पे चलते बनते हैं। आयुष महात्रे को भूवी आउट कर देते हैं और सीएसके की ये टीम 207 रन पे ऑल आउट हो जाती है, जहां पे बस हमें सरफराज खान की तरफ से एक 50 देखने को मिली, जेमी ओवरटन की साइड से 37 रन, जो कि खुद एक बॉलर है, उन्हें रन बनाने पड़ रहे हैं, और प्रशांत वीर की तरफ से 43 रन। इसके अलावा किसी भी प्लेयर ने अच्छे रन नहीं बनाए और आरसीबी सीएसके को इस मैच में 43 रन से हरा देती है। अगेन 4+3 थाला फॉर अ रीजन। ऑल्दो अब भी पूरा सीजन बचा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से इनका कोर मजबूत नहीं लगता, ओवर डिपेंडेंसी लगती है एमएस धोनी के ऊपर और कैप्टनसी इतनी वीक लगती है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सीएसके की टीम कुछ खास कर पाएगी। और इसकी पूरी कल्प्रिट सिर्फ इनकी टीम मैनेजमेंट है, जिन्होंने अपने अच्छे प्लेयर्स को जाने दिया, जिनके ऊपर इन्हें ट्रस्ट दिखाना चाहिए था और रिटेन करना चाहिए था। और जो प्लेयर्स इन्होंने अब लिए हैं टीम में, वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। अपने कोर को मजबूत करने की जगह इस टीम ने बस प्लेयर्स फिल करने पर ध्यान दिया, और जिस तरह से इनकी लेगेसी पहले थी, अब वो कंटिन्यू होती मुश्किल लग रही है। ऑल्दो अब भी मिरेकल हो सकता है, सीजन आगे बचा हुआ है, लेकिन वो तभी होगा अगर ये अपने इन पॉइंट्स को सुधारेंगे। एंड इट्स अ बिग टाइम टू से कि सीएसके को अपनी टीम मैनेजमेंट बदल लेनी चाहिए और स्टीफन फ्लेमिंग को थैंक यू कर देना चाहिए, क्योंकि जो सीएसके की अब हालत चल रही है वो अपने ओल्ड स्कूल मेथड से उनको ठीक नहीं कर सकते। देखते हैं कि आगे के मैचेस में क्या होगा। मैं भी वेट कर रहा हूं, क्योंकि ये भी मेरी फेवरेट टीम रह चुकी है, बट जब से इन्होंने अपने अच्छे प्लेयर्स को निकालना शुरू किया कोविड के बाद से, तब से इस टीम में मुझे वो बात नहीं लगती। एंड इंजरी से रिकवर होने के बाद एमएस धोनी भी इस टीम का पार्ट बनेंगे, तो देखना होगा कि टीम में क्या सुधार आता है।
आपके क्या इस पे थॉट्स है, कमेंट में जरूर बता देना। वेल ये तो थी इस वीडियो की बात, पर अगर आपको आईपीएल से रिलेटेड प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है कि कौन सी टीम कब जीत रही है एंड किस मैच में क्या होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैचेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती रहेगी, डू ज्वाइन इट। इसके अलावा हम ट्विच पे भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है, सो डू चेक इट आउट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हिंदी कमेंट्री के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक, और सीएसके के 2018 के कैंपेन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वन।